आज के इस छोटे से वीडियो में हम लोग देखेंगे मानव श्वसन तंत्र। बिल्कुल मानव श्वसन तंत्र के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। इसमें जो है हम लोग, एक मिनट, पेन का कलर चेंज कर लेते हैं। पिंक ठीक रहेगा आज। फिर साइज भी थोड़ा कम कर लिया जाए। इसका साइज जो है 8 ठीक है। ठीक है, चलो देखो, मानव श्वसन तंत्र, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो इस ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम में होते कौन कौन है? पहला तो होता है नासिका, ठीक है, नाक जिसको कहते हैं, ठीक है, नाक। दूसरा होता है कौन? इसके बाद आता है ग्रसनी, ठीक है, नेजोफेरिंक्स जिसको कहते हैं। फिर होता है श्वास नली, ट्रैकिया जिसको कहते हैं, श्वास नली या ट्रैकिया, ठीक है, ट्रैकिया, ठीक है। ये क्या हो रहा है? ठीक है। फिर इसके बाद आता है कौन? इसके बाद मुख्य रूप से देखा जाए तो फेफड़े, ठीक है, फेफड़े, और एक और होता है डायफ्राम, ठीक है, डायफ्राम। हम लोग इसके बारे में बात करते हैं बारी बारी से, ठीक है। सबसे पहले नोज के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। आगे बढ़ेंगे तो देखो यहाँ पर एक फिगर लगा हुआ है, ठीक है, जिसमें मानव श्वसन तंत्र का है, जिसमें अलग अलग अंगों को दिखाया गया है ना। यहाँ पर देख रहे हैं तो ये वाला जो है यहाँ पर नासा गुहा को दिखा रहा है। ये नाक है ना। नाक के अंदर जाने पर जो क्षेत्र है, खाली जगह, उसको नासा गुहा कहते हैं। फिर उसके बाद आगे आए तो ग्रसनी है ना। ये वाला क्षेत्र ग्रसनी है। फिर यहाँ पर स्वर यंत्र होता है जिसको लैरिंक्स कहते हैं। और फिर इसके बाद ट्रैकिया है, ये वाला पूरा, ठीक। और इसके बाद ये ट्रैकिया जो 2 पार्ट में बटा, इसको ब्रोंकाई कहते हैं। फिर इसके बाद ये ब्रोंकाई अलग अलग पार्ट में बटेगा, उसको ब्रोंकियोल, और ब्रोंकियोल जो एक थैली नुमा संरचना में खुलता है छोटे से, है ना, उसको कहते हैं वायुकोश। तो इसी के बारे में जो है हम लोग बारी बारी से आज देखते हैं, ठीक है। ऐसे इसमें जो है क्या है, 1 मिनट, ठीक है, हाँ, ये तो गायब ही हो गया था। चलो ठीक। तो इसके बाद देखो क्या कहता है इसमें, है ना। आगे देखो यहाँ पर लिखा है, मानव श्वसन तंत्र में निम्नलिखित अंगों को शामिल किया गया है: नासिका या नाक, ठीक है, ग्रसनी, स्वर यंत्र या लैरिंक्स, श्वास नली या ट्रैकिया जिसको कहते हैं ना, ट्रैकिया, श्वास नली को ही कहते हैं ना। ब्रोंकाई, जो ट्रैकिया 2 भागों में बढ़ता है, उसको कहते हैं। फिर उसके बाद फेफड़ा है, और फिर डायफ्राम, ठीक। इसके बाद देखो कहता है बारी बारी से, एक पहले हम लोग बात करते हैं नासिका के बारे में, ठीक है। नासिका के बारे में, इसको बॉक्स में बंद कर देते हैं, ठीक है। 1 मिनट, 1 मिनट, ये क्या हो रहा है ना, वो, हाँ, चलो ठीक है। अब इसके बाद देखो क्या कहता है ना, मानव श्वसन तंत्र का प्राथमिक और प्रारंभिक अंग है। नासिका जो है वो मानव श्वसन तंत्र का प्राथमिक और प्रारंभिक अंग है ना। इसमें 2 छिद्र होते हैं। इन दोनों छिद्रों से होकर वायु जो है भीतर की ओर प्रवेश करती है, ठीक। नाक के दोनों छिद्र पीछे जाकर एक चौड़े क्षेत्र में खुलते हैं जिसे नासा गुहा कहते हैं, ठीक है। नासा गुहा क्या, नाक में 2 छिद्र होते हैं, तो दोनों ही छिद्र पीछे जाकर एक चौड़े क्षेत्र में खुलते हैं, तो उसको नासा गुहा बोले। तो 2 नासा गुहा होते हैं, और इन दोनों नासा गुहा को अलग करने वाले जो पट्टी नुमा संरचना होता है, उसको नासा पट्टिका कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं उसको? नासा पट्टिका। लिख देते हैं यहाँ पर, नासा पट्टिका, ठीक है।
इसके बाद देखो नाक की भीतरी दीवार जो है उस पर श्लेष्मा ग्रंथियां पाई जाती है। श्लेष्मा ग्रंथियां बोले तो म्यूकस ग्रंथियां, जो म्यूकस स्रावित करेगी, है ना। म्यूकस क्या है? चिपचिपा पदार्थ है, ठीक है। तो इसी के वजह से जो है नाक का भीतरी सतह जो है वो क्या होता है? गीला होता है ना। अक्सर वो गीला होता है, भींगा हुआ रहता है। किसकी वजह से? म्यूकस ग्रंथि से जो म्यूकस स्रावित होता है उसकी वजह से, ठीक है। इसके बाद देखो अगला बात कहता है ग्रसनी के बारे में। ग्रसनी जो है वो घुमावदार रास्ता होता है। जैसे देखो यहाँ पर चित्र देखे थे ना हम लोग यहाँ, तो ये वाला चित्र जो देख रहे हो तो इस पे जो नासा गुहा के बाद ये घुमावदार क्षेत्र जो है, घुमावदार ये वाला क्षेत्र, इसी को कहते हैं हम लोग ग्रसनी, ठीक है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? ग्रसनी कहते हैं, ठीक। अब इसके बाद देखो ग्रसनी में इसके बाद क्या कहता है? इसमें एक छिद्र होता है, ठीक है। जैसे ध्यान से अगर देखोगे यहाँ पर एक चित्र लेते हैं यहाँ, ठीक है। जैसे ये वाला जो है नासा गुहा इधर आके खुला, है ना। यहाँ पर इसको कह देते हैं ग्रसनी, ठीक है। ये ग्रसनी है ना। इस ग्रसनी में ये खुला है, तो ये ग्रसनी जो है ना, ये ग्रसनी जो है ये क्या करता है कि दो छिद्र खुलता है ग्रसनी से, ठीक है। इधर भी कर देते हैं, ठीक। ध्यान से समझना इस बात को, यहाँ पर हम क्या समझा रहे हैं। नहीं, ये वाला जो रास्ता है ये मुख्य द्वार का है, ठीक है। इससे भोजन आता है अंदर की तरफ, ठीक है। पेन का कलर चेंज करते हैं, इधर से भोजन का कण आता है और इधर है ये निगल द्वार, ठीक है। तो इसमें भोजन के कण को जाना होता है, ठीक है। और इधर से आती है ऑक्सीजन, हवा इधर से आती है, ग्रसनी में आती है, ठीक है। और हवा अगर इधर भी चला जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, तो ऐसे हवा को इधर जाना होता है, इधर ही ट्रैकिया है ये वाला, है ना। तो इधर जाना होता है, ठीक। इधर भी जाएगा हवा तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इधर अगर भोजन का कण गया तो दिक्कत होता है। क्यों दिक्कत होता है? क्योंकि इस ट्रैकिया के आगे जो है भोजन को पचाने का कोई सिस्टम है ही नहीं। तो इधर जाएगा तो भोजन सड़ेगा, उस सड़ने से जो है विष बनेगा और उस विष से जो है मनुष्य की मौत भी हो सकती है, प्राणी की मौत हो सकती है ना। इसलिए जो है इधर जो है भोजन के कणों का जाना खतरनाक होता है। तो इसलिए यहाँ पर जो है एक ढक्कन नुमा संरचना बना होता है ना। इस छिद्र को, ये जो छिद्र होता है इसको कहते हैं ग्लॉटिस, और इसके ऊपर जो ढक्कन नुमा संरचना होता है वो उसको कहा जाता है एपीग्लॉटिस, ठीक है। एपीग्लॉटिस, ठीक। देखो क्या कहता है, क्या लिखा है यहाँ, यही चीज लिखा है कि ग्रसनी जो है वो ग्लॉटिस के द्वारा श्वास नली में खुलती है, और ग्लॉटिस जो है ग्लॉटिस एक उपास्थि युक्त कपाट से ढका होता है जिसे एपीग्लॉटिस कहते हैं, है ना। श्वास नली में भोजन के कणों को जाने से रोकता है। यही चीज बतलाए हम आपको, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे आता है स्वर यंत्र, ठीक है। स्वर यंत्र के बारे में सिर्फ एक लाइन है, ठीक है। इसको भी बॉक्स में बंद कर देते हैं, ठीक है। ये स्वर यंत्र, एक मिनट, बढ़िया से बंद नहीं हुआ ना, स्वर यंत्र, ठीक है। तो इसमें देखो आगे ये क्या कहता है, ठीक है। स्वर यंत्र जो है वो, ये गलती लिखा गया है, ग्रसनी होना चाहिए था ना, ग्रसनी। स्वर यंत्र ग्रसनी से लेकर ट्रैकिया, ठीक है। इसकी जगह पे क्या होगा? ट्रैकिया, इसको सुधार लेना थोड़ा सा, है ना। ट्रैकिया के बीच का क्षेत्र है जो उपास्थि का बना होता है, ठीक है। स्वर यंत्र जो है क्या है? ग्रसनी से लेकर ट्रैकिया के बीच का क्षेत्र है जो उपास्थि का बना होता है। चित्र में देखना चाहोगे तो यहाँ पर देखो, ये वाला यहाँ पर ये वाला जो क्षेत्र दिख रहा है ये है स्वर यंत्र,
लैरिंग्स, ठीक है, ये उपास्थि का बना होता है, ठीक है। इसी के पीछे जो है वो ट्रैकिया में खुलता है, ठीक है। देखो ये बार बार गायब ही हो जाता है, ठीक। आगे देखो, इसके बाद स्वर यंत्र भी हो गया। स्वर यंत्र क्या है? तो ग्रसनी स्वर यंत्र या लैरिंक्स जो है वो ग्रसनी से लेकर ट्रैकिया के बीच का क्षेत्र होता है जो उपास्थि का बना होता है, ठीक। इसके बाद आता है श्वास नली या ट्रैकिया जिसको कहते हैं, है ना। यहाँ से भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है ऑब्जेक्टिव में, ठीक है। कहता है, ध्यान से देखना इसको, ठीक है, ध्यान से देखना इस चीज़ को, ये ठीक से नहीं हो पाया ना, अंदाज नहीं है अभी उतना इस पे काम करने का। ये श्वास नली, ठीक है। देखो इसमें क्या कहता है, श्वास नली में ये 11 सेंटीमीटर लंबी नली है जिसका व्यास लगभग 16 मिलीमीटर होता है ना। और ये क्वेश्चन जो है पूछा हुआ है एग्जाम में, ये वाला क्वेश्चन जो है पूछा हुआ है। ये क्या है? ये वाला चीज जो है PYQ लिख देते हैं हम यहाँ पे ना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछा हुआ है ना। व्यास भी पूछने के चांसेस रहते हैं इसके, ठीक है। और एक चीज और पूछता है ना कि इसकी पूरी लंबाई में किस तरह का वलय होता है, तो अपूर्ण वलय जो है इसमें पूरी लंबाई में व्यवस्थित होता है। जैसे देखोगे ट्रैकिया जो है वो इस तरह से होता है लंबाई में, तो ये इस तरह से जो है इनकम्प्लीट रिंग्स जो है इसमें पूरी लंबाई में ऐसे ऐसे सजे हुए होते हैं, ठीक है। और इस अपूर्ण वलय का काम क्या है, तो जब पर्याप्त वायु नहीं रहता है ट्रैकिया में तो उस वक्त पे ये इसको पिचकने से रोकता है, ठीक है। अब आगे देखो, कहता है ब्रोंकाई, है ना। यही श्वास नली जो है, जैसे ये ऐसे आगे जा रहा था, आगे चलकर ये दो भागों में बट जाती है, ठीक है। ये दो भागों में बट जाती है, ठीक। तो और यही दो भाग में जो बटा इसी को कहते हैं हम लोग श्वसनी या ब्रोंकाई कहते हैं, ठीक है। इसी को ब्रोंकाई प्लूरल शब्द है, ठीक है। ब्रोंकाई जो है ये प्लूरल शब्द है, ब्रोंकस सिंगुलर होता है, ठीक है। तो देखो इसमें क्या लिखता है ना, श्वास नली फेफड़ों में प्रवेश करने से पहले ना, फेफड़ों में प्रवेश करने से पहले दो शाखाओं में बट जाती है जिसे ब्रोंकाई कहते हैं, है ना। प्रत्येक श्वसनी, अच्छा ये श्वसनी लिखना था, कलर बदल के यहाँ पे लिख देते हैं सही से ना, श्वसनी ना, श्वसनी फेफड़े में प्रवेश करने के तुरंत बाद, है ना। फेफड़ा में प्रवेश करने से पहले दो पार्ट में बटा जिसको श्वसनी या ब्रोंकाई बोले, और प्रवेश करने के बाद फिर जो है एक पतली पतली शाखाओं में बट जाती है जिसको ब्रोंकियोलस कहते हैं, ठीक है। इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं ब्रोंकियोलस, ब्रोंकियोल्स, ठीक है। ये बात समझ में आई? क्या बोले? श्वसनी ब्रोंकाई जो है वो क्या है, वो श्वास नली जब फेफड़ा में प्रवेश करने से पहले दो भागों में बटती है तो उसे श्वसनी या ब्रोंकाई कहते हैं, ठीक है। और ये श्वसनी जो है अलग अलग कोशिका में प्रवेश करता है, दो श्वसनी है, दोनों फेफड़ा में प्रवेश किया, और उसमें प्रवेश करने के बाद ये जो प्रवेश किया फेफड़ा में, ये फिर जो है अलग अलग पार्ट में, ये अलग अलग ब्रांच में जो है बट जाती है, ठीक है। जैसे कि इसका जो है फिगर हम बनाए हैं, बना के रखे हुए हैं ना, उधर दिखाते हैं आपको, ठीक है। आगे जो है बनाया हुआ होगा कहीं पे, ठीक है। यहाँ पे जैसे देखो ये फेफड़ा के अंदर गए, है ना, फेफड़ा के अंदर जो है ये ट्रैकिया जो है ये आया यहाँ तक, इसके बाद ये दो पार्ट में बट जाता है, या ये दो पार्ट में बटा, ठीक है। तो ये श्वसनी या ब्रोंकियोल है, ठीक है। अंदर जाने के बाद ये जो अलग अलग ब्रांच में बट रहा है, इधर 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 जो अलग अलग ब्रांच में बट रहा है, इसको कहते हैं ब्रोंकियोलस, ठीक है। और यही ब्रोंकियोलस जो है आगे चल के देखो कहाँ पे खुलता है, ईयर बैग्स यानी कि वायु कोश में खुलता है,
ठीक है, अब चलते हैं पीछे। ठीक है, चित्र देख लिए, इधर देखो क्या कहता है। यहीं पे थे हम लोग, है ना। ब्रोंकाई के बारे में देख लिए, है ना। इसके बाद देखो कहता है प्रत्येक ब्रोंकियोल जो है ना, ये पतली भित्ति वाली वायु कोश में जाकर के खुलती है। वायु कोश, ठीक है, वायु कोश ऐसे नहीं लिखाता है, यहाँ मूर्धन्य स होता है। ठीक है, यहाँ पर मूर्धन्य स होगा, सही कर लेना। ऐसे यहाँ इरेजर काम करेगा, देखते हैं। इरेजर टेक्स्ट पे तो काम नहीं कर रहा ना, टेक्स्ट पे तो काम नहीं कर रहा है। चलो इसको सही कर लेना, है ना। वायु कोश मूर्धन्य स कर लो। ठीक है, प्रत्येक वर्ण की ओर ये वायु कोश में खुलती है। वायु कोश की संख्या मनुष्य में लगभग गायब हो गया हो। वायु कोश की संख्या जो है मनुष्य में कितनी होती है ना, दोनों फेफड़ों में मिला करके बात कर रहे हैं, है ना। 3 × 10⁸ होता है, 10⁸ है ना, इतना होता है लगभग इसकी संख्या। और इसके क्षेत्रफल की बात करें तो वर्ग फीट में 400 से 800 तक हो सकता है, और इस मीटर में बात करें तो लगभग 80 मीटर स्क्वायर जो है इसका क्षेत्रफल हो सकता है। ठीक है, इसके बाद देखो क्या कहता है फेफड़ा। फेफड़ा के बारे में बात करने से पहले जो है हम आपको एक बार जो है रिवाइज करा देते हैं, अभी तक हम लोग क्या क्या पढ़े हैं। ठीक है, तो यहाँ पर एक स्लाइड बना लेते हैं और इसमें पढ़ते हैं। देखो मानव श्वसन तंत्र हम लोग पढ़ रहे थे, नहीं, मानव श्वसन तंत्र पढ़ रहे थे, जिसमें हम लोग जो है अभी बात कर रहे थे कि इसमें कौन कौन से अंग होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग पढ़े इसमें नाक के बारे में। ठीक है, नाक से में 2 छिद्र होता है, जिसको हम लोग नासिका छिद्र बोले थे। वो नासिका छिद्र के पीछे जो है नासा गुहा होता है ना। तो वायु जो है नासा गुहा में आती है। ठीक, अब इसके बाद जो है आगे बढ़ने के बाद जो है ये नासा गुहा कहाँ खुलता है, ग्रसनी में जाता है ना। घुमावदार रास्ता जो होता है नासा गुहा का, उसको ग्रसनी बोले थे, है ना। ग्रसनी जो है इसके बाद स्वर यंत्र में खुलता है। ठीक है, स्वर यंत्र में खुलता है, जिसको लैरिंग्स बोले ना। लैरिंग्स के बाद जो है आता है ट्रैकिया, यानी कि श्वास नली। अब ये श्वास नली जो है 2 पार्ट में बट जाता था, जिसको हम लोगों ने कहा श्वसनी, है ना। श्वसनी या ब्रोंकाई कहा इसको, या इसको क्या कह दिया हमने, ब्रोंकाई कहा, है ना। अब ये ब्रोंकाई जो है ये अभी फेफड़ा में प्रवेश नहीं किया था। ठीक है, जब ट्रैकिया फेफड़ा में प्रवेश करने से पहले 2 भाग में बटी, तो उसको ब्रोंकाई बोले। फेफड़ा के अंदर प्रवेश करने के बाद ये अनेक पतली पतली शाखाओं में बट जाती है। ठीक है, तो उसको हम लोग कहते हैं श्वसनिका। 1 मिनट, इसको हम लोग क्या कहते हैं, श्वसनिका, या इंग्लिश में इसको कहते हैं ब्रोंकियोल। ठीक है, ब्रोंकियोल। ठीक, और यही ब्रोंकियोल जो है कहाँ पे जाके खुलता है, वायु कोश में। ठीक है, वायु कोश की संख्या मनुष्य में लगभग 3 × 10⁸ होता है, जो लगभग 400 से 800 वर्ग फीट का क्षेत्रफल बनाता है, जो हमारे शरीर के क्षेत्रफल से काफ़ी ज़्यादा है। ठीक है, अभी तक इतना ही पढ़े हैं। इसके बाद जो है आगे देखो फेफड़ा के बारे में पढ़ाया है इसमें, है ना। फेफड़ा के बारे में कहता है सबसे पहला लाइन कि फेफड़ा जो है वो कहाँ स्थित होता है, तो मनुष्य के वक्ष गुहा में स्थित होता है। ये भी जो है PIQ बनता है ना, PIQ पूछा गया क्वेश्चन है ये ना। ये जो है मनुष्य के कहाँ पर स्थित है, वक्ष गुहा में। वक्ष गुहा बोले तो ये जो मनुष्य का कंधा है ना, कंधा और ये पेट इसके नीचे है ये वाला ना, तो कंधा और पेट के ऊपर का जो क्षेत्र होता है इसको जो है हम लोग वक्ष गुहा कहते हैं। ठीक है, तो ये जो है PYQ कहाँ से है ना। फेफड़ा कहाँ स्थित होता है, तो मनुष्य
ठीक है, वक्ष गुहा में स्थित होता है। हृदय भी वक्ष गुहा में ही होता है ना। और फेफड़ा जो है 2 होता है, ठीक है, एक जोड़ी होता है। तो कहता है कि मनुष्य में फेफड़े 2 स्पंजी ना, स्पंजी मतलब कि दबने वाला होता है, मुलायम होता है ना, स्पंजी रुई के जैसा इसको दबा सकते हैं, ठीक है। स्पंजी, इसका रंग गुलाबी होती है और ये थाली नहीं थैली होगा, ठीक है, ये थैली नुमा संरचना होती है। यहाँ पे हम लिख देते हैं, ठीक है, थैली नुमा रचना होती है जो हृदय के इधर उधर प्लूरल गुहाओं में स्थित होते हैं, ठीक है। इसके बाद देखो क्या कहता है, इसके चारों तरफ, फेफड़ा के चारों तरफ प्लूरल मेम्ब्रेन का पतला आवरण होता है जिसे पेराइटल प्लूरा कहते हैं। ये भी पूछा हुआ क्वेश्चन है ना, कि फेफड़ा के चारों तरफ जो इसके सुरक्षात्मक आवरण होता है उसे क्या कहते हैं, पेराइटल प्लूरा कहते हैं। प्लूरल मेम्ब्रेन का होता है, ठीक है, दोहरी झिल्ली होती है इसमें, ठीक। इसके बाद आगे बात करते हैं हम लोग ना, फेफड़ा को लेकर के तीसरा पॉइंट है ये ना, फेफड़े और प्लूरा के बीच जो पेराइटल प्लूरा है उसके बीच म्यूकस जैसा चिकना तरल पदार्थ होता है जो हृदय के फैलने और फिर वास्तविक रूप में लौटने से होने वाले घर्षण को कम करता है। कहने का मतलब है जब हम सांस लेते हैं और सांस छोड़ते हैं तो इस बीच जो है हमारे फेफड़ा जो है वो फूलता है और फिर अपने वास्तविक रूप में आता है ना, मतलब फूलता है पिचकता है, फूलता है पिचकता है। तो इस बीच में जो है, अब ये जो है जैसे देखो ये है क्या, एक मिनट, फेफड़ा को जो है थोड़ा अच्छे से बनाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। ये ऐसे जो है नहीं हो पा रहा है, ठीक है, इस तरह से फेफड़ा है, ठीक से नहीं बन पाया, ठीक है। और इसके चारों तरफ जो है क्या है, इसके चारों तरफ इस तरह से जो है पेराइटल प्लूरा का आवरण है, ठीक। तो जब ये फेफड़ा फूलेगा, ये फेफड़ा फूलेगा मतलब बाहर की तरफ फैलेगा और फिर पिचकेगा, फैलेगा पिचकेगा, तो इन दोनों के बीच जो है घर्षण तो होना निश्चित है। तो इसीलिए इन दोनों के बीच में जो है, ये इन दोनों के बीच में यहाँ पर जो है म्यूकस जैसा एक चिकना पदार्थ होता है जो इसके बीच होने वाले घर्षण को कम करता है, ठीक है। ये बात आपको समझ में आ गई, ठीक। आगे देखो, आगे कहता है, चित्र तो देख ही चुके हो है ना। अब देखो यहाँ पर एक चीज और बता देते हैं आपको, ये वायु कोश के चारों तरफ जो है ना पतला पतला बहुत सारा रक्त केशिका होता है, ठीक है। इसके चारों तरफ जो है रक्त केशिका होता है, रक्त का घना जाल होता है, ठीक। इसके बारे में भी एक बार फिर बात करेंगे हम लोग, ठीक है। देखो डायफ्राम, अगला है डायफ्राम। डायफ्राम में क्या कहता है ना, डायफ्राम जो है ये भी इम्पोर्टेंट है ना। डायफ्राम एक लचीला परंतु मजबूत रचना होती है जो वक्ष गुहा को उदर गुहा से अलग करती है, ठीक है। वक्ष गुहा को उदर गुहा से अलग करती है। कहने का मतलब है कि ये डायफ्राम कुछ इस तरह से होता है ना, इस तरह का रचना होता है फेफड़े के नीचे में, और इधर जो है उदर है यानी पेट है और इधर वक्ष गुहा है, तो इन दोनों को अलग करने का काम करती है ये, ठीक है। अब देखो आगे कहता है डायफ्राम का और भी कुछ काम है ना। डायफ्राम जो है वो ऊपर नीचे फैलकर वक्ष गुहा के आयतन को घटाने या बढ़ाने का काम करता है। मतलब जब ये ऊपर की तरफ फैलेगा, देखो ये जो है, इसको अगले स्लाइड पर हम समझाने की कोशिश करते हैं। जैसे ये वक्ष गुहा है, ठीक है, और इसके ऊपर जो है यहाँ वक्ष गुहा है और ये है कौन, डायफ्राम, और नीचे है इसके उदर गुहा, पेट है इधर ना। तो ये कहता है कि ध्यान से देखना, ये डायफ्राम जो है ऊपर की तरफ अगर फैलेगा
तो किसका आयतन कम हो जाएगा, इधर की तरफ, डायफ्राम इधर आ गया है ना, तो पेट जो है का आयतन बढ़ जाएगा और वक्ष गुहा का आयतन कम हो जाएगा, है ना। तो वक्ष गुहा का आयतन कम हो गया कब, जब वक्ष डायफ्राम ऊपर की तरफ फैला, ठीक है। जब डायफ्राम ऊपर की तरफ फैलेगा तो ऐसे भी कॉमन सी बात है कि डायफ्राम के ऊपर वक्ष गुहा है और ऊपर की तरफ ये और जगह खींच लेगा। जैसे मान लो कि यहाँ पर जो है ये इस तरह से एक बेंच लगा हुआ है, इस पर जो है 4 बच्चे बैठे हुए हैं, ठीक है। 4 बच्चे बैठे हुए हैं इधर ऐसे, ठीक है। और इधर से जो है ये बच्चा क्या करेगा, ये वाला बच्चा जो है, ये वाला बच्चा जो है ये थोड़ा सा बदमाशी करेगा, ठीक है। ये वाला बच्चा बदमाशी करेगा और इसको खिसका खिसका के इधर आ जाएगा, ठीक है। सबको धकेलते हुए इधर आ जाएगा, है ना। तो इधर वाला जो है सब धकेलते धकेलते सबको सटा देगा, तो इधर का आयतन जो है वो कम हो रहा है ना, मतलब इधर वाला लोग कम जगह घेर रहा है और ये ज़्यादा जगह ये बदमाश बच्चा घेर ले रहा है। तो उसी तरह से यहाँ पर भी बात कहता है कि वक्ष गुहा ऊपर की तरफ है और ये ऊपर की तरफ खिसक गया, तो ऊपर की तरफ का जगह जो है ये हड़प न लिया, तो ऊपर की तरफ वक्ष गुहा का आयतन जो है वो कम हो जाएगा, ठीक। और नीचे की तरफ वो खिसकेगा तो वक्ष गुहा का आयतन बढ़ जाएगा। वही बात यहाँ पर लिखा हुआ है कि जब ये ऊपर खिसकता है ना, जब ये ऊपर की तरफ जो है फैलता है तो इसका आयतन क्या हो जाता है, घट जाता है, और जब नीचे की तरफ फैलता है तो आयतन बढ़ जाता है, ठीक है। और इसी कारण जो है जब आयतन घटेगा तो फेफड़ा पिचकेगा, है ना। आयतन घटेगा तो फेफड़ा पिचकेगा, बेचारा दब जाएगा, और जब आयतन बढ़ेगा तो फेफड़ा भी फूलता है, ठीक। ये बात, इस बात का आगे भी उपयोग आएगा, ठीक है। देखो आगे आया है मानव श्वसन तंत्र, लास्ट टॉपिक है चैप्टर का, है ना। मानव श्वसन तंत्र में क्या कहता है, हम लोगों को इसमें जो है क्या 4 चीज़ पढ़ना है, इसमें 4 चीज़ पढ़ना होता है। मानव श्वसन तंत्र में की क्रिया विधि में कौन कौन सी क्रिया होती है, तो सबसे पहले जो क्रिया होती है उसको कहते हैं हम लोग अंतः श्वसन। क्या कहते हैं, अंतः श्वसन। अंतः श्वसन को ही हम लोग प्रश्वास या निःश्वास भी कहते हैं, ठीक है। दूसरा वाला क्या हो जाएगा, बाह्य श्वसन हो जाएगा, ठीक है। बाह्य श्वसन या इसी को उच्च श्वसन भी कहते हैं, है ना, उच्च श्वास, ठीक। और तीसरा क्या होता है, गैसों का विनिमय, गैसों का विनिमय। और चौथा होता है गैसों का परिवहन, गैसों का परिवहन। इन्हीं चारों के बारे में हम लोगों को आज पढ़ना है आगे, ठीक है। पहला देखो अंतः श्वसन, इसमें क्या कहता है, अंतः श्वसन की परिभाषा इसने लिखा है कि वातावरण की वायु का फेफड़ा में प्रवेश करना, है ना, अंतः श्वसन कहलाता है ना। ये अंतः श्वसन होगा, ठीक है, श्वसन, ठीक है। इसको काट देना, श्वसन लिखा गया, ठीक। बाहरी वातावरण से, ठीक है, बाहर के वातावरण से वायु का अंदर फेफड़ा में प्रवेश करना क्या कहलाएगा, अंतः श्वसन, या इसी को प्रश्वास कह लो, या इसी को निःश्वसन कहा जा सकता है, ठीक है। अब इसमें होता क्या है, एक्चुअली होता है इसमें ये है कि डायफ्राम जो है नीचे की ओर खिसकता है ना। ध्यान से देखना यहाँ पर क्या हो रहा है ना। ये डायफ्राम जो है ऐसे था, है ना, और ये वक्ष गुहा था, ठीक है, वक्ष गुहा, और इधर जो है उदर गुहा है ना, उदर गुहा। तो ये जो है वक्ष गुहा क्या हो रहा है, नीचे की तरफ खिसक रहा है, ठीक है। वक्ष गुहा, ये डायफ्राम जो है वो नीचे की तरफ खिसक करके
यहाँ चला आया। ठीक है, तो हम लोग क्या देख रहे हैं, पहले जो है इसका क्षेत्रफल कितना था, इसका क्षेत्रफल जो है पहले यहीं तक था, है ना, इसका आयतन कम था, और अब जो है जब ये नीचे आ गया तो और भी ज़्यादा जगह हो गया इसके पास, और खाली जगह है इसके पास, है ना। यानी कहने का मतलब है, इसको एक और उदाहरण लेते हैं। एक ये रूम था, ठीक है ना, ये रूम है, इसमें इसके दीवार को आगे पीछे खिसकाया जा सकता है। तो हम लोगों ने क्या किया, है ना, तो हम लोगों ने किया क्या कि इसके दीवार को ध्यान से देखना, बढ़िया से बनाते हैं ना, इसका ये वाला दीवार जो है, इस वाले दीवार को हम खींच करके जो है क्या कर दिए, इधर ले आए, यहाँ ले आए, और ये वाला दीवार भी बढ़ गया और ये वाला दीवार भी बढ़ गया। तो पहले इतना में जो है जितने बच्चे बैठ सकते थे, है ना, अब इतने बच्चे बैठे हुए थे ना, दीवार का आयतन बढ़ गया, तो यही बच्चे जो है एकदम फैल के बढ़ जाएंगे, मतलब इसमें जो है और जगह बहुत हो गया, है ना, जगह बहुत हो गया। तो बाहर से और बच्चों को हम लाके यहाँ बैठा सकते हैं। तो वही काम यहाँ पर भी होता है कि जब डायफ्राम जो है वो नीचे की तरफ आता है, डायफ्राम नीचे की तरफ आया, ठीक है, तो वक्ष गुहा का आयतन बढ़ गया, ठीक है। और इसके साथ साथ और क्या हो जाता है कि जो पेट की पेशियां हैं वो सिकुड़ जाती हैं। तो पेट तो नीचे में था ना, तो नीचे वाला तो जाहिर सी बात है कि सिकुड़ गया है ना, डायफ्राम नीचे की तरफ आएगा तो पेट की पेशियां सिकुड़ेगी ही, है ना, तो वो सिकुड़ गया। और इसके साथ साथ जो है ये वक्ष गुहा, जो सीने की पसलियां होती है, मनुष्य में सीने की पसलियां, जिसमें 12 जोड़ी हड्डियां होती हैं सीने की पसली में ना, 12 जोड़ी हड्डियां होती हैं, तो वो जो है फैलता है ना। तो ये 3 चीजें हो रही है यहाँ पर, क्या क्या, पहला चीज तो डायफ्राम जो है नीचे की तरफ फैलता है, जिसकी वजह से वक्ष गुहा का आयतन बढ़ जाता है, ठीक है। और साथ साथ जो है ये उदर की गुहा यानी पेट की पेशियां जो हैं वो सिकुड़ती हैं और पसलियां जो हैं वो फैलती हैं। तो इससे वक्ष गुहा का आयतन काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है, और जो है इसके परिणाम स्वरूप जो है इधर का दबाव कम जाता है। जैसे इधर आपस में ये लोग अब फैल के बैठेंगे तो इन लोगों के बीच में दबाव कम रहेगा ना, तो दबाव कम हो गया, अब बाहर जो है दबाव ज़्यादा है, तो ये अंदर की तरफ जो है हवा आ जाती है, ठीक है। वही चीज़ यहाँ पर लिखा भी है कि डायफ्राम नीचे की ओर फैलती है ना, डायफ्राम जो है वो नीचे की ओर फैलती है। पेन का कलर चेंज कर लेते हैं ना, डायफ्राम नीचे की ओर सिकुड़ती है ना, पसलियाँ फैलती हैं और पेट की पेशियाँ भी सिकुड़ती हैं, जिससे वक्ष गुहा का आयतन बढ़ जाता है। इसके परिणाम स्वरूप होता क्या है कि फेफड़े के अंदर की जो वायु का दाब होता है वो वायुमंडलीय दाब से कम हो जाता है, और इसका परिणाम होता है कि वायु अंदर की ओर प्रवेश कर जाती है, ठीक है। यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई। आगे देखो क्या कहता है, दूसरा बात इसमें कहता है बाह्य श्वसन, है ना। बाह्य श्वसन की परिभाषा में इसने बताया है कि फेफड़े के अंदर की वायु का बाहर आना बाह्य श्वसन कहलाता है। अब ये कब होगा, तो जो अभी पढ़े उसका ठीक उल्टा, है ना। डायफ्राम जो है वो क्या होगा, ऊपर की तरफ फैलेगा, पसली जो है दबेगी, है ना, पसली दबेगी और पेट की पेशियां भी फैलेंगी। तो इसका परिणाम होगा कि वक्ष गुहा का आयतन कम हो जाएगा, फेफड़ा पिचकेगा, और फेफड़ा पिचकेगा तो जो फेफड़ा में हवा भरा हुआ था वो बाहर की तरफ भागेगा, ठीक है। अब जब इसी तरह से जो है रूम है ये, है ना, ये रूम है, बच्चे बैठे हुए हैं इसमें, ठीक है। और ये जो है दीवार इधर से सब ये दीवार जो है इधर की तरफ खिसकते हुए जा रहा है ना, ये दीवार एक दूसरे की तरफ जो है खिसकते हुए जा रहा है और रूम छोटा होते जाएगा। तो ये बच्चे इसमें दबने लगेंगे, और दबेंगे तो कहीं भी जहाँ भी छेद मिल गया, है ना, वहाँ से ये बच्चे सब बाहर निकलने लगेंगे, ठीक है। तो उसी तरह से यहाँ भी हवा के साथ होता है, ठीक है, वायु ऐसे बाहर निकल आती है, ठीक। इसके बाद देखो तीसरा वाला गैसों का विनिमय, है ना, एक्सचेंज ऑफ गैसेज। तो इसमें विसरण की क्रिया द्वारा, ठीक है, विसरण की क्रिया द्वारा कुपिकाओं, ना, जिसको कि वायु कोश कहते हैं, है ना, वायु कोश में भरी हुई हवा में जो ऑक्सीजन है
वो रक्त में चला जाता है। ऑक्सीजन वायु कोश में जो हवा है ना, ये इस तरह से जो बनाए थे, ठीक है। ये वायु कोश में जो हवा भरी है, इसके चारों तरफ क्या है, रक्त कोशिकाओं का जाल है ऐसे, है ना। तो यहाँ से जो ये रक्त आया है, ठीक है, लाल रंग का बना देते हैं यहाँ। ये जो रक्त आया है ऐसे, है ना, तो रक्त में होता है क्या, हीमोग्लोबिन, ठीक है। तो रक्त में जो हीमोग्लोबिन है, इसमें जो है यहाँ आया, कोशिकाओं से रक्त आया, ठीक। तो इसमें कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड का दाब कम है, वायुमंडलीय हवा में कार्बन डाइऑक्साइड बहुत कम होता है ना। तो एक मिनट, कार्बन डाइऑक्साइड इधर का दबाव इधर ज़्यादा होता है, इसके चलते जो है ये कार्बन डाइऑक्साइड वायु कोश में चला जाता है, और इधर ऑक्सीजन का जो बाहरी वातावरण से ऑक्सीजन वायु कोश में आया है, इसमें ऑक्सीजन का दाब ज़्यादा होता है और रक्त में कम होता है, तो ऑक्सीजन जो है रक्त में चला जाता है। तो यहाँ पर हो गया गैसों का आदान प्रदान, विनिमय। इसके बाद जो है आगे की चौथा प्रोसेस होता है इसमें, जिसको हम लोग कहते हैं गैसों का परिवहन, मतलब कि गैस का एक जगह से दूसरे जगह पर जाना। तो ऑक्सीजन जो रक्त में मिला है, वो रक्त के हीमोग्लोबिन से संयोग करके ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है, और वो उसके परिसंचरण के फलस्वरूप कोशिकाओं में पहुंच जाता है। फिर वहाँ पर जो भोजन के कण मौजूद हैं, उसका ऑक्सीकरण होता है, और उसके फलस्वरूप जो है ऊर्जा, जल और कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है हमारे शरीर के लिए हानिकारक होता है, तो इसको बाहर निकालना जरूरी होता है। तो और इस कार्बन डाइऑक्साइड में भी उसी तरह का जो है प्रक्रिया होता है कि ये रक्त के हीमोग्लोबिन के साथ जो है संयोग करके कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बना लेगा, और ये फिर जो है फेफड़ा में जाएगा, और फेफड़ा से फिर शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है, ठीक है। तो मानव श्वसन तंत्र में इतना ही। मानव श्वसन तंत्र और मानव श्वसन तंत्र का जो क्रिया विधि है, कैसे मानव में श्वसन होता है, ये हम लोगों ने पढ़ लिया है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर किसी तरह का कोई डाउट आपके मन में है, तो आप बेशक जो है इसके लिए आप कमेंट कर सकते हैं, कमेंट करके पूछ सकते हैं आप, है ना। और अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें, और उपयोगी कंटेंट्स प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।